हम जिस दुनिया में रहते हैं वह हमें सामान्य और स्थिर प्रतीत होती है। आकाश नीला है, जमीन ठोस है, समय आगे की ओर बढ़ता है और चीजें उस तरह से काम करती हैं जैसी हमें आदत है देखने की। लेकिन जब हम इस दिखने वाले सामान्य के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है। ब्रायन ग्रीन की पुस्तक द फैब्रिक ऑफ द कॉस्मॉस इसी बात की गहराई से पड़ताल करती है कि ब्रह्मांड का ताना बाना, अंतरिक्ष, समय और पदार्थ वास्तव में कैसे काम करते हैं। मनुष्य का अनुभव समय और स्थान के साथ बंधा हुआ है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और अंत में मरते हैं। हमारे लिए समय एक बहती हुई नदी जैसा है जो कभी पीछे नहीं जाती, हमेशा आगे ही बहती है। लेकिन भौतिकी के नियमों में समय की दिशा जैसी कोई बात नहीं है। न्यूटन के नियम हो या आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, वे समय को दोनों दिशाओं में काम करने योग्य मानते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि हमें समय सिर्फ एक ही दिशा में बहता हुआ महसूस होता है? ब्रायन ग्रीन हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्रह्मांड की गहराई में ले जाते हैं। वह बताते हैं कि जब हम ब्रह्मांड को सूक्ष्म स्तर पर यानी क्वांटम स्केल पर देखते हैं तो चीजें बिल्कुल अलग ढंग से व्यवहार करती हैं। एक कण एक ही समय में दो जगह हो सकता है। उसकी स्थिति और गति एक साथ नहीं मापी जा सकती। यह अनिश्चितता क्वांटम यांत्रिकी का आधार है और ये बताती है कि वास्तविकता जैसी हमें दिखती है वह केवल औसतन सत्य है, संपूर्ण नहीं। अंतरिक्ष और समय को ब्रायन ग्रीन कपड़े की तरह मानते हैं, जैसे ब्रह्मांड का एक विशाल वस्त्र। ये वस्त्र यानी स्पेस टाइम फैब्रिक हमारे चारों ओर फैला हुआ है। लेकिन ये स्थिर नहीं है, ये लचीला है। जब कोई भारी वस्तु जैसे पृथ्वी या सूर्य इस कपड़े पर रखी जाती है तो वह उसे मोड़ देती है। यही वक्रता गुरुत्वाकर्षण को जन्म देती है। यह अवधारणा आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से आई है, जिसने गुरुत्व को एक बल की बजाय स्थान और समय की ज्यामिति का प्रभाव बताया। यही कारण है कि जब हम ब्रह्मांड को बड़े पैमाने पर देखते हैं, जैसे आकाशगंगाएं, ब्लैक होल या ब्रह्मांड का विस्तार, तो हमें पता चलता है कि स्पेस टाइम एक क्रियाशील, परिवर्तनशील वस्त्र है। यह न सिर्फ वस्तुओं के कारण बदलता है, बल्कि स्वयं भी वस्तुओं की गति और समय को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक तेज गति से चलने वाली वस्तु के लिए समय धीमा हो जाता है। ये सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं है। जीपीएस उपग्रहों में इसे सुधारने के लिए सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी से ऊंचाई पर समय थोड़ा तेज चलता है। अब सवाल उठता है कि क्या अंतरिक्ष और समय वास्तव में मौजूद हैं? न्यूटन का मानना था कि स्पेस और टाइम एक स्थायी मंच हैं, जिन पर ब्रह्मांडीय नाटक खेला जाता है। लेकिन आइंस्टीन ने दिखाया कि मंच स्वयं ही इस नाटक में भाग लेता है। और क्वांटम भौतिकी ने यह भी शक पैदा किया कि शायद स्पेस और टाइम मूलभूत वास्तविकता नहीं है, बल्कि कुछ और अधिक मौलिक चीज़ों की उपज हैं। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि स्पेस टाइम एक तरह की उभरती हुई चीज़ है। जैसे तापमान अणुओं की गति से पैदा होता है, वैसे ही स्पेस टाइम भी किसी गहरे स्तर की संरचना से जन्म लेता है। क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता, ये दोनों ब्रह्मांड को समझने के हमारे सबसे गहरे सिद्धांत हैं। लेकिन ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से मेल नहीं खाते। सामान्य सापेक्षता गुरुत्व और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर चलने वाले नियमों को समझाती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी सूक्ष्म कणों की दुनिया में शासन करती है। जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जैसे ब्लैक होल या बिग बैंग जैसे चरम स्थितियों में, तो गणित काम करना बंद कर देता है। यहीं से स्ट्रिंग थ्योरी का जन्म हुआ। स्ट्रिंग थ्योरी यह प्रस्ताव करती है कि ब्रह्मांड के मूलभूत घटक बिंदु जैसे कण नहीं हैं, बल्कि छोटे कंपन करते हुए धागे हैं, जिन्हें स्ट्रिंग कहा जाता है। इन स्ट्रिंग्स के कंपन की विभिन्न विधियां उन्हें अलग अलग कणों का रूप देती हैं, जैसे एक ही तार पर अलग अलग नोट निकलते हैं। ये थ्योरी गुरुत्व और क्वांटम सिद्धांतों को एकीकृत करने की कोशिश करती है। ये दिखाती है कि जब हम बेहद छोटे स्तर पर जाते हैं, प्लांक स्केल पर, तो स्पेस और टाइम का अर्थ बदल जाता है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी की सबसे अजीब बात यह है कि ये 10 या 11 आयामों वाले ब्रह्मांड की बात करती है, जबकि हम केवल 3 स्थानिक और एक समय आयाम जानते हैं। यह अतिरिक्त आयाम सिकुड़े हुए होते हैं, वे इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। फिर भी वे ब्रह्मांड के नियमों को नियंत्रित करते हैं। ब्रायन ग्रीन कहते हैं कि यह एक प्रकार की दार्शनिक चुनौती है। क्या हम उस चीज़ को वास्तविक मान सकते हैं जो हम देख नहीं सकते? ब्रह्मांड का विस्तार भी एक रहस्य है। हबल टेलीस्कोप और अन्य निरीक्षणों से पता चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है, और वह भी बढ़ती गति से। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति है, जिसे डार्क एनर्जी कहा गया है, जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है और अंतरिक्ष को फैलने के लिए धकेल रही है। लेकिन डार्क एनर्जी क्या है, यह कोई नहीं जानता। ब्रायन ग्रीन बताते हैं कि यह ऊर्जा अंतरिक्ष की स्वयं की ऊर्जा हो सकती है, यानी खाली स्थान भी पूरी तरह से खाली नहीं होता। ये बात भी हैरान करने वाली है कि खाली स्थान भी गतिविधि से भरपूर होता है। क्वांटम सिद्धांत बताता है कि पूर्ण रिक्तता में भी ऊर्जा होती है, और कण एंटीकण की जोड़ी क्षण भर के लिए उत्पन्न होकर विलीन हो जाती है। इसे क्वांटम फ्लक्चुएशन कहते हैं। इस प्रक्रिया का प्रभाव इतना गहरा है कि यह ब्रह्मांड के निर्माण में भी भूमिका निभा सकती है।
कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक क्वांटम उतार चढ़ाव से ही उत्पन्न हुआ होगा। ब्रायन ग्रीन ये भी विचार प्रस्तुत करते हैं कि शायद हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। अगर स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टीवर्स सिद्धांत सही हैं, तो असंख्य ब्रह्मांड हो सकते हैं जिनके भौतिक नियम, आयाम और समय की प्रकृति हमसे बिल्कुल भिन्न हो सकती है। इनमें से कुछ में जीवन असंभव हो सकता है, जबकि कुछ में शायद हम जैसे प्राणी हों। ये कल्पना नहीं, बल्कि आधुनिक भौतिकी में एक संभावित परिकल्पना है जो गणितीय रूप से समर्थित है, हालांकि प्रत्यक्ष प्रमाण अभी दूर हैं। समय की दिशा, जिसे हम अतीत से भविष्य की ओर बहती धारा के रूप में अनुभव करते हैं, वास्तव में थर्मोडायनेमिक्स के एक नियम पर आधारित है। एंट्रोपी यानी अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। यह एक सांख्यिकीय सिद्धांत है, लेकिन ये हमारे अनुभव को आकार देता है। हम अतीत को याद रखते हैं, भविष्य को नहीं, क्योंकि अतीत में एंट्रोपी कम थी। ब्रायन ग्रीन कहते हैं कि यह तथ्य कि हम समय की दिशा को महसूस करते हैं, हमारे मस्तिष्क की संरचना और ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति दोनों पर निर्भर करता है। यह विचार कि वास्तविकता का हर पहलू स्थान, समय, पदार्थ, ऊर्जा एक गहरे स्तर की संरचना का परिणाम हो सकता है, हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है। ब्रायन ग्रीन का उद्देश्य केवल विज्ञान समझाना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कैसे हमारी सोच, हमारी अवधारणाएं और हमारा अस्तित्व उन अदृश्य नियमों से बंधा है जो हम अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। जब हम ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक ऐसा आयाम मिलता है जो हमारे अनुभवों से परे है, लेकिन जिसकी उपस्थिति हमारे चारों ओर हर क्षण मौजूद है, वह है समय। समय हमारे जीवन की सबसे मूलभूत भावना है। हम हर काम को एक क्रम में करते हैं, पहले, बाद में, अब, लेकिन क्या समय वास्तव में ऐसा कोई प्रवाह है, या ये केवल हमारे मस्तिष्क की एक व्याख्या है? ब्रायन ग्रीन बताते हैं कि समय की वास्तविकता एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों प्रश्न है, और आधुनिक भौतिकी इस पर बिल्कुल अलग दृष्टिकोण पेश करती है। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत ने हमें दिखाया कि समय सभी के लिए समान नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के बहुत पास किसी अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है, तो उसके लिए समय धीरे चलता है, जबकि पृथ्वी पर समय तेज। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों रूपों से सिद्ध है। इसका मतलब है कि आपका कोई सार्वभौमिक अर्थ नहीं है। जो घटना आपके लिए वर्तमान है, वह किसी दूसरे के लिए अतीत या भविष्य हो सकती है। ये निर्भर करता है कि वे कैसे गति कर रहे हैं। यह विचार बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हमारे दैनिक अनुभव इससे मेल नहीं खाते। हम मानते हैं कि ब्रह्मांड में हर किसी के लिए एक ही अब है, लेकिन वास्तव में यह एक भ्रम है। समय और स्थान आपस में जुड़े हैं, वे अलग अलग इकाइयां नहीं हैं, बल्कि एक साथ स्पेस टाइम बनाते हैं। जब कोई वस्तु गति करती है, तो वह न केवल स्थान में बल्कि समय में भी अपनी दिशा बदलती है। यही कारण है कि गति करते समय घड़ियां धीमी चलती हैं, ये समय का फैलाव है। जब इस अवधारणा को हम बड़ी वस्तुओं और गुरुत्व के साथ जोड़ते हैं, तो हमें सामान्य सापेक्षता सिद्धांत मिलता है। ये सिद्धांत ये बताता है कि जब कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में होती है, तो उसका समय धीमा हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर घड़ियां ऊंचाई की तुलना में थोड़ी धीमी चलती हैं। ये बहुत सूक्ष्म फर्क होता है, लेकिन जीपीएस जैसे सिस्टम में इस प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। यदि यह सुधार न किया जाए, तो हर दिन कई किलोमीटर की त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। इससे ये पता चलता है कि समय कोई स्थायी और स्वतंत्र इकाई नहीं है। ये गुरुत्व, गति और ऊर्जा से प्रभावित होता है। यह विचार कि समय एक बहती हुई धारा है, एक प्रकार की अनुभूति है, शायद जीव विज्ञान और चेतना से उत्पन्न, लेकिन ब्रह्मांड के स्तर पर समय को किसी प्रवाह की आवश्यकता नहीं है। भौतिकी के अधिकांश नियम समय उल्टनीय हैं, यानी यदि समय को उल्टा कर दिया जाए, तो वे वैसे ही कार्य करते हैं। फिर भी हम अनुभव करते हैं कि अंडा फूट सकता है, लेकिन टूटा हुआ अंडा फिर से जुड़ता नहीं। इसका उत्तर एंट्रोपी में छिपा है, वह सिद्धांत जो ये बताता है कि एक बंद प्रणाली में अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। जब कोई चीज़ व्यवस्थित होती है, जैसे एक ताज़ा डाली गई गेंद, तो उसकी संभावनाएं सीमित होती हैं। जैसे जैसे वह फैलती हैं या गड़बड़ होती हैं, उनकी व्यवस्था अधिक संभावनाओं वाली हो जाती है, यानी एंट्रोपी बढ़ती है। हमारे दिमाग में यादें इसलिए बनती हैं क्योंकि अतीत की एंट्रोपी कम थी। भविष्य अनिश्चित होता है क्योंकि एंट्रोपी वहाँ अधिक होती है। ब्रह्मांड की शुरुआत बहुत कम एंट्रोपी वाली अवस्था में हुई थी, यही समय की दिशा का मूल कारण हो सकता है। ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों की बात करें, तो ब्रायन ग्रीन हमें बिग बैंग के बाद के समय में लेकर जाते हैं। उस समय ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म, सघन और समरूप था। ये स्थिति धीरे धीरे फैलती गई और आज के विविध ब्रह्मांड का रूप लिया। लेकिन सवाल यह है कि बिग बैंग से पहले क्या था? क्या पहले जैसा कोई समय था भी? सामान्य सापेक्षता कहती है कि समय और स्थान दोनों बिग बैंग के साथ शुरू हुए, यानी उससे पहले की बात का कोई अर्थ नहीं। लेकिन कुछ क्वांटम गुरुत्व सिद्धांतों में यह संभावना है कि समय भी एक प्रकार का उद्भव हो सकता है। वह अचानक प्रकट हुआ, जैसे कि बुलबुले में गैस। यहाँ पर हम क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के टकराव को देखते हैं।
जहां एक और सामान्य सापेक्षता ब्रह्मांड को चिकनी और सतत ज्यामिति के रूप में देखती है, वहीं क्वांटम सिद्धांत हर चीज को उतार चढ़ाव और अनिश्चितता से भरी हुई बताता है। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्लैक होल जैसी चरम स्थितियों को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ जोड़ना पड़ता है और यहीं पर गणित उलझ जाता है। इसी असंगति को सुझाने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी सामने आती है। ये कहती है कि ब्रह्मांड के मूलभूत कण असल में छोटे धागों जैसे कंपनशील तत्व होते हैं। ये स्ट्रिंग्स विभिन्न तरीकों से कंपन करके क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटॉन जैसे कणों का निर्माण करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी की सबसे आकर्षक बात यह है कि यह गुरुत्व को क्वांटम सिद्धांत के साथ जोड़े बिना परस्पर विरोधाभास उत्पन्न किए संभव बनाती है। यह एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनने का दावा करती है, लेकिन इसकी एक जटिलता यह है कि इसके समीकरण तभी ठीक काम करते हैं जब हम ब्रह्मांड को 10 या 11 आयामों में मानते हैं। ये अतिरिक्त आयाम हमारे अनुभव में नहीं आते क्योंकि वे कंपैक्टिफाइड होते हैं, बहुत ही छोटे स्तर पर मुड़े हुए। कल्पना करें कि आप किसी बेहद पतली पाइप के ऊपर चल रहे हैं। आपको वह एक रेखा जैसी लगेगी, लेकिन अगर आप बहुत छोटे हों तो देख सकते हैं कि उसमें गोलाई भी है। यही छुपे हुए आयाम हैं। इन आयामों की प्रकृति हमारे ब्रह्मांड के गुणों को निर्धारित करती है। जो नियम हमें मूलभूत लगते हैं, जैसे कणों की विशेषताएं या बलों की शक्ति, वे वास्तव में इन आयामों की ज्यामिति से उत्पन्न होते हैं। इस विचार से ये भी उत्पन्न होता है कि शायद अलग अलग आयामों वाले असंख्य ब्रह्मांड हो सकते हैं, यानी एक मल्टीवर्स जिसमें हमारा ब्रह्मांड केवल एक बुलबुला है। दूसरे बुलबुले अन्य नियमों और विशेषताओं वाले ब्रह्मांड हो सकते हैं। इस विचार से यह सवाल भी खड़ा होता है कि हमारा ब्रह्मांड जीवन के लिए उपयुक्त क्यों है। परमाणु, रसायन, सितारे और ग्रह ये सभी इतनी सटीक व्यवस्था में हैं कि जीवन संभव हो सका। इसे एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहा जाता है, यानी हम ऐसे ब्रह्मांड में हैं क्योंकि केवल ऐसे ब्रह्मांड में प्रेक्षक हो सकते हैं। यदि मल्टीवर्स की अवधारणा सही है तो शायद यह आश्चर्य की बात नहीं है, हर प्रकार का ब्रह्मांड कहीं न कहीं मौजूद है। ब्रायन ग्रीन कहते हैं कि यह सब जानना केवल वैज्ञानिक खोज नहीं बल्कि एक मानवीय यात्रा है, ये जानने की कोशिश कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। यह एक दार्शनिक अन्वेषण भी है जिसमें हमारी धारणाएं चुनौती दी जाती हैं। क्या समय का कोई उद्देश्य है? क्या स्पेस केवल एक परिप्रेक्ष्य है? क्या वास्तविकता वास्तव में वही है जो हमें दिखती है? और इन सभी प्रश्नों के बीच में खड़ा है मनुष्य, एक ऐसा प्राणी जो अपनी चेतना के माध्यम से ब्रह्मांड को न केवल देखता है बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है। यही चेतना, यही जिज्ञासा, यही ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय पहलू भी है। ब्रायन ग्रीन मानते हैं कि विज्ञान, कला और दर्शन ये सभी मिलकर उस खोज को दिशा देते हैं जो यथार्थ के सबसे मूलभूत स्तर तक पहुंचना चाहती है। ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पहलुओं में से एक है उसका विस्तार। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म एक अत्यधिक सघन और गर्म बिंदु से हुआ था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन बिग बैंग केवल एक विस्फोट नहीं था जिसमें पदार्थ बाहर की ओर फैला, बल्कि वह स्वयं अंतरिक्ष और समय का विस्तार था। यह एक आम गलतफहमी है कि ब्रह्मांड किसी खाली स्थान में फैला, जबकि सच तो यह है कि स्वयं स्थान का विस्तार हुआ। हर आकाशगंगा दूसरी से दूर जा रही है क्योंकि उनके बीच का स्थान खींचता जा रहा है। ये सोचकर ही रोमांच होता है कि जब हम आकाश में दूर की आकाशगंगाओं को देख रहे होते हैं तो हम अतीत में झांक रहे होते हैं, क्योंकि प्रकाश को हम तक पहुंचने में अरबों वर्ष लगे। लेकिन यदि हम अतीत में झांक सकते हैं तो क्या हम ब्रह्मांड के सबसे पहले क्षणों को भी देख सकते हैं? खगोलविदों ने ये करने की कोशिश की और उन्हें ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण CMB मिला। ये वह प्रकाश है जो बिग बैंग के लगभग 3,80,000 वर्ष बाद मुक्त हुआ था, जब ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि परमाणु बनने लगे और प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सका। यह विकिरण आज भी पूरे आकाश में फैला हुआ है और इसकी अत्यंत सूक्ष्म भिन्नताएं ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्थाओं की जानकारी देती हैं। इन भिन्नताओं ने ही आज की आकाशगंगाओं और संरचनाओं की नींव रखी। लेकिन इस पृष्ठभूमि विकिरण के अवलोकन से वैज्ञानिकों को एक अजीब बात पता चली, वह ये कि ब्रह्मांड दूर दूर तक लगभग एक समान है, जबकि सामान्य सिद्धांत कहता है कि इतनी दूरियों तक कोई कारण प्रभाव नहीं पहुंच सकता था। ये समरूपता कैसे संभव है? इसका उत्तर मिला इन्फ्लेशन थ्योरी से, यानी प्रारंभिक ब्रह्मांड ने एक अति तीव्र और अल्पकालिक विस्तार का अनुभव किया था जिससे पूरा ब्रह्मांड बहुत तेजी से सम हो गया। जैसे गुब्बारे पर एक छोटा धब्बा हो और आप उसे फुला दें तो वह हर दिशा में फैलकर लगभग एक समान दिखेगा, कुछ ऐसा ही हुआ ब्रह्मांड के साथ। इन्फ्लेशन की अवधारणा कई स्तरों पर क्रांतिकारी है। सबसे पहले तो ये ब्रह्मांड की समरूपता की समस्या को सुलझाती है और दूसरा ये बताती है कि बहुत ही छोटे क्वांटम उतार चढ़ाव कैसे विशाल संरचनाओं में बदल गए। ब्रह्मांड में जितनी भी आकाशगंगाएं और सुपरक्लस्टर हैं वे सभी उन्हीं छोटे उतार चढ़ाव के परिणाम हैं, यानी शून्य की हलचल ही अस्तित्व की नींव बन गई। यह एक सुंदर विचार है कि हमारी उपस्थिति स्वयं अनिश्चितता की उपज है। अब एक अन्य प्रश्न उठता है, क्या इन्फ्लेशन केवल एक बार हुआ या वह आज भी कहीं न कहीं हो रहा है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्फ्लेशन एक अनवरत प्रक्रिया हो सकती है जिसे एटर्नल इन्फ्लेशन कहा जाता है।
इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में ब्रह्मांड आज भी तेजी से फैल रहा है और उसमें से अलग अलग बुलबुले ब्रह्मांड के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड उनमें से केवल एक है। हर बुलबुला ब्रह्मांड अपनी भौतिक विशेषताओं के साथ स्वतंत्र हो सकता है, अलग नियम, अलग आयाम, अलग कण। इस तरह मल्टीवर्स का विचार फिर से पुष्ट होता है, न केवल सिद्धांत की आवश्यकता से बल्कि गणितीय परिणतियों से। यदि मल्टीवर्स की धारणा सच है तो इससे विज्ञान की मूल दृष्टि पर भी सवाल उठता है। हम अब तक यह मानते रहे हैं कि कोई भी भौतिक नियम सार्वभौमिक होते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड में एक जैसे। लेकिन यदि असंख्य ब्रह्मांड हैं और हर एक के अपने नियम हैं, तो क्या नियम केवल हमारे ब्रह्मांड के स्थानीय गुण हैं? क्या हम केवल उस ब्रह्मांड में हैं जहां जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं और इसलिए हमें ये सामान्य लगती हैं? ये धारणा न केवल भौतिकी को प्रभावित करती है बल्कि दर्शन और चेतना के स्वरूप को भी छूती है। अब जब हम अंतरिक्ष और समय के चरित्र को समझ चुके हैं तो अगला बड़ा प्रश्न आता है, क्या अंतरिक्ष और समय स्वयं मौलिक हैं? ब्रायन ग्रीन ये सवाल उठाते हैं कि शायद वे भी उत्पन्न हुए तत्व हैं, यानी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। जैसे तापमान अणुओं के गतियों से उत्पन्न होता है, वैसे ही स्पेस और टाइम भी कुछ और गहरे स्तर के व्यवहारों से पैदा हो सकते हैं। यह विचार हमें क्वांटम ग्रेविटी की ओर ले जाता है, उस क्षेत्र की ओर जहां भौतिकी अभी भी अधूरी है। एक प्रमुख उम्मीदवार है लूप क्वांटम ग्रेविटी, जो यह मानता है कि अंतरिक्ष स्वयं सूक्ष्म इकाइयों में बंटा होता है, जैसे कि स्थान का भी एक न्यूनतम माप होता है, जिसे प्लांक स्केल कहते हैं। इस स्तर पर अंतरिक्ष कोई सतत चिकना क्षेत्र नहीं होता, बल्कि कणों की तरह सूक्ष्म रचनाओं से बना होता है। समय भी इसी तरह अविच्छिन्न डिस्क्रीट हो सकता है, यानी यह एक एक क्षण में छलांग मारता है, बजाय सतत बहने के। यदि यह सत्य है तो हमारी सारी अनुभूति, जिसमें हम अंतरिक्ष और समय को स्थायी समझते हैं, केवल भ्रम हो सकती है, एक गहरी वास्तविकता की छाया। इन विचारों से एक सवाल और उभरता है, यदि समय एक भ्रम है तो क्या हम भविष्य को उतना ही वास्तविक मान सकते हैं जितना अतीत और वर्तमान को? यानी क्या समय के सभी क्षण एक साथ मौजूद हैं, जैसे एक पुस्तक के सभी पन्ने एक साथ होते हैं? विशेष सापेक्षता इस विचार को मजबूत करती है, जहां ब्लॉक यूनिवर्स की अवधारणा सामने आती है, जिसमें समय का हर क्षण एक समतल की तरह है और हमारी चेतना उस पर क्रमशः चलती है। लेकिन उन क्षणों की अस्तित्वता स्वतंत्र होती है, वे समय के प्रवाह से प्रभावित नहीं होते। यानी कल, आज और कल का हर एक पल पहले से ही मौजूद हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि हम उसे जी रहे हैं। चेतना की यह भ्रमात्मक अनुभूति हमें वर्तमान को अब मानने पर मजबूर करती है। यही भ्रम हमें समय का अनुभव देता है। लेकिन यदि हम किसी गहरी वास्तविकता की बात करें तो वह शायद समय से परे है, एक ऐसी स्थिति जहां कारण और प्रभाव, पहले और बाद जैसे शब्द भी अर्थहीन हो जाते हैं। यही वह सीमा है जहां विज्ञान दर्शन में परिवर्तित हो जाता है और जहां भौतिकी के गणितीय सूत्र मौन हो जाते हैं। और फिर आता है वह क्षण जहां ब्रायन ग्रीन हमें पुनः याद दिलाते हैं कि यह सारा ज्ञान केवल बाहर की वस्तुओं को समझने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने के लिए है। हम ब्रह्मांड के अणुओं से बने हैं, लेकिन हमारे अंदर वह जिज्ञासा है जो ब्रह्मांड को प्रश्नों में बदलती है। यही वह चेतना है जो सबसे बड़ा रहस्य है। ये चेतना हमें अतीत की याद, वर्तमान की अनुभूति और भविष्य की आशा देती है, और यही समय की वास्तविक अनुभूति जन्म लेती है। क्वांटम यांत्रिकी वह आधारशिला है जिस पर आधुनिक भौतिकी टिकी है, और फिर भी यह हमारी सामान्य समझ से इतना परे है कि अक्सर यह रहस्यपूर्ण या अजीब लगती है। न्यूटन की दुनिया में वस्तुएं ठोस थीं, निश्चित थीं और पूर्वानुमान योग्य थीं। लेकिन क्वांटम दुनिया में कण कभी पूरी तरह वहां नहीं होते, वे संभावनाओं के रूप में फैले होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कई स्थानों पर हो सकता है, और जब तक आप उसे न देखें वह किसी एक स्थिति में नहीं आता। यह अपने आप में हमारी अनुभूति को चुनौती देता है। ब्रायन ग्रीन इस विषय को अत्यंत रोचक उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं, विशेषकर दो स्लिट प्रयोग के माध्यम से। जब एक इलेक्ट्रॉन को दो संकीर्ण दरारों वाली प्लेट की ओर भेजा जाता है तो वह ऐसी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है जैसे वह एक लहर हो और दोनों रास्तों से एक साथ गुजरता है। लेकिन जैसे ही आप ये देखने का प्रयास करते हैं कि वह किस रास्ते से गया, वह अपने आप को एक कण की तरह पेश करता है और लहरों का व्यवहार समाप्त हो जाता है। यानी निरीक्षण की क्रिया खुद वास्तविकता को बदल देती है। इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मांड की मूल प्रकृति अवलोकन से जुड़ी हुई है, एक ऐसा विचार जो किसी रहस्यवादी दर्शन जैसा लगता है, परंतु ये प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध हो चुका है। यहाँ से एक और चौंकाने वाला विचार उभरता है, सुपरपोजिशन। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम कोई माप नहीं करते, कण सभी संभावनाओं में एक साथ विद्यमान होते हैं। जैसे यदि एक बिल्ली जहर के साथ एक बंद डिब्बे में है और उसके मरने या न मरने की स्थिति एक परमाणु के क्षय पर निर्भर करती है, तो बिल्ली जीवित और मृत दोनों होती है जब तक हम डिब्बा खोलकर न देखें। ये है श्रोडिंगर की बिल्ली, क्वांटम यांत्रिकी का एक प्रसिद्ध मानसिक प्रयोग। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि वास्तविकता वास्तव में क्या है और क्या वह हमारी जानकारी पर निर्भर करती है। यदि ब्रह्मांड स्वयं एक सुपरपोजिशन की स्थिति में है, तो क्या हर संभावना की एक वास्तविकता हो सकती है?
यही वह बिंदु है जहां ब्रायन ग्रीन हमें मल्टीवर्स की एक और व्याख्या से मिलवाते हैं, क्वांटम मल्टीवर्स। इसमें हर बार जब कोई निर्णय होता है, ब्रह्मांड दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक जिसमें परिणाम ए हुआ और दूसरी जिसमें परिणाम बी। यानी हर मुमकिन स्थिति कहीं न कहीं घटित होती है। इस विचार को मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। यदि यह सच है तो हर निर्णय जो आप लेते हैं, एक राह जिसे आपने नहीं चुना, वह कहीं किसी और ब्रह्मांड में घटित हो रहा है। यह विचार न केवल अद्भुत है बल्कि हमारे अस्तित्व को भी एक नया दृष्टिकोण देता है। हम जिस जीवन को जी रहे हैं वह अनगिनत संभावनाओं में से एक है, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि मैं केवल एक नहीं बल्कि अनंत रूपों में मौजूद हो सकता हूँ, हर रूप में एक अलग इतिहास, अलग भविष्य के साथ। फिर स्व क्या है? क्या चेतना केवल एक शाखा में रहती है? और क्या हमारी आत्म संवेदना केवल एक संयोग है? इन सभी सवालों के बीच एक और रहस्यमय शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण। ये सबसे कमजोर बल है, फिर भी सबसे व्यापक। इसकी विशेषता यह है कि यह केवल खींचता है, धकेलता नहीं। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम स्तर पर समझने का प्रयास किया गया तो वह हर प्रयास को झुठलाता रहा। यहीं से स्ट्रिंग थ्योरी सामने आई, एक ऐसा सिद्धांत जो सभी मूलभूत बलों और कणों को एक ही ढांचे में समझाने की कोशिश करता है। स्ट्रिंग थ्योरी का मूल विचार यह है कि कण वास्तव में बिंदु नहीं है, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म कंपन करने वाली डोरी जैसे स्ट्रिंग्स हैं। अलग अलग प्रकार की कंपन अलग अलग कणों को जन्म देती हैं, जैसे एक ही वायलिन की तार अलग अलग कंपन से अलग सुर निकालती है। यह एक सुंदर और शक्तिशाली विचार है, लेकिन इसकी गणनाएं ये दर्शाती हैं कि इसके लिए केवल 3 स्थानिक और एक कालिक आयाम पर्याप्त नहीं हैं। स्ट्रिंग थ्योरी को काम करने के लिए 10 या 11 आयामों की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि इतने आयाम हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? इसका उत्तर यह है कि वे सभी अतिरिक्त आयाम अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर सिमटे हुए हैं, कम्पैक्टिफाइड। इन्हें हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उनका प्रभाव उन मूलभूत नियमों में झलक सकता है जो कणों के व्यवहार को तय करते हैं। यानी हमारे ब्रह्मांड के नियम इन छिपे हुए आयामों की आकृति पर निर्भर करते हैं। ब्रायन ग्रीन बताते हैं कि इन आयामों की संभावित आकृतियां इतनी अधिक हैं कि हर आकृति एक अलग ब्रह्मांड के नियमों को जन्म देती है, और यही लैंडस्केप ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी कहलाता है। इसका एक संभावित निष्कर्ष यह है कि हमारा ब्रह्मांड किसी नियम का परिणाम नहीं है, बल्कि एक चुनाव है जो उस आकृति पर आधारित है जिसमें आयाम सिमटे हुए हैं। दूसरे शब्दों में, जो नियम हमें प्राकृतिक लगते हैं वे केवल हमारे ब्रह्मांड के लिए स्वाभाविक हैं। किसी दूसरे ब्रह्मांड में भौतिकी के नियम पूरी तरह अलग हो सकते हैं। इस बिंदु पर आकर हम समय के उस क्षण पर पहुंचते हैं जिसे हम पृथकता, सिंगुलैरिटी कहते हैं, यानी वह बिंदु जहां सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी दोनों विफल हो जाते हैं, जैसे किसी ब्लैक होल के केंद्र में या बिग बैंग के क्षण में। इन दोनों स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण अत्यंत तीव्र होता है और स्थान तथा समय स्वयं टूटने लगते हैं। यहाँ कोई भी सिद्धांत काम नहीं करता, और यही वह स्थान है जहाँ एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी की आवश्यकता है जो स्ट्रिंग थ्योरी देने का दावा करती है। लेकिन अभी तक हम केवल सिद्धांत पर हैं, प्रमाण नहीं। कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं है जो सीधे स्ट्रिंग थ्योरी की पुष्टि करता हो, परंतु उसकी गणनाओं से जो सौंदर्य, संगति और गहराई प्रकट होती है वह अनेक वैज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाती है कि यही वह दिशा है जहां अंतिम सत्य छिपा है। और तब तक, जब तक कोई प्रमाण सामने नहीं आता, हम केवल अनुमानों और संभावनाओं पर चल सकते हैं। अब एक अंतिम लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या समय की कोई शुरुआत थी? और यदि थी तो उससे पहले क्या था? ब्रायन ग्रीन बताते हैं कि हमारे नियमों के अनुसार समय की शुरुआत एक क्षण से हुई जब बिग बैंग हुआ। लेकिन यदि स्ट्रिंग थ्योरी या लूप क्वांटम ग्रेविटी जैसी अवधारणाएं सही हैं, तो समय और स्थान स्वयं उस घटना से पहले के कुछ और से उत्पन्न हुए होंगे। यानी समय से परे भी कुछ हो सकता है, एक ऐसी अवस्था जो समय से भी प्राचीन है, जिसमें संभावनाएं थीं, कंपन थे, लेकिन कोई घड़ी नहीं थी। यह विचार कि समय भी एक उभरती हुई धारणा हो सकता है, हमें गहराई से सोचने को मजबूर करता है कि हमारी अनुभूति का क्या मूल्य है। हम जीवन को समय की इकाइयों में जीते हैं, लेकिन शायद उस समय का अस्तित्व केवल अनुभव में ही है, वास्तविकता में नहीं। जब हम कहते हैं कि वक्त गुजर रहा है, तो शायद हम केवल अपनी चेतना के बदलाव को महसूस कर रहे हैं, वास्तविकता में कुछ भी गुजर नहीं रहा। और यहीं पर विज्ञान और दर्शन एक हो जाते हैं। ब्रह्मांड की व्याख्या केवल समीकरणों से नहीं होती, वह हमारी जिज्ञासा, अनुभूति और चेतना के माध्यम से पूरी होती है। ब्रायन ग्रीन का यही संदेश है कि हम स्वयं ब्रह्मांड के प्रतिबिंब हैं, और जब हम बाहर की खोज करते हैं तो वास्तव में अपने ही भीतर झांकते हैं। ये पुस्तक केवल तारों और कणों की बात नहीं करती, ये हमारे अस्तित्व, हमारी सोच और उस गूढ़ मौन की बात करती है जहां सब कुछ जन्म लेता है और शायद समाप्त भी होता है। जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें एक स्पष्ट संरचना दिखाई देती है, आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और अंतहीन अंतरिक्ष। लेकिन ब्रायन ग्रीन हमें ये सोचने को कहते हैं कि क्या ये व्यवस्था वास्तव में मौलिक है, या ये केवल एक भ्रम है जो एक गहरे, अधिक बुनियादी स्तर पर हो रही हलचल का दृश्य रूप है।
इस प्रश्न का उत्तर हमें उस रहस्यमय विचार की ओर ले जाता है जिसे वैज्ञानिक एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी उस माप का नाम है जो ये दर्शाता है कि किसी व्यवस्था में अव्यवस्था या जानकारी की कमी कितनी है। जब एंट्रोपी कम होती है, चीजें व्यवस्थित होती हैं। जब एंट्रोपी बढ़ती है तो वह व्यवस्था टूटती है और सब कुछ अधिक और अधिक अराजक होता जाता है। यही सिद्धांत समय की दिशा को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम समय को हमेशा आगे की ओर बहता हुआ अनुभव करते हैं, अतीत से भविष्य की ओर। लेकिन भौतिकी के मूल समीकरण समय में उलट होने पर भी समान रहते हैं। यानी यदि आप किसी घटना को पीछे की दिशा में चलाएं तो भी वह नियमों का उल्लंघन नहीं करती। फिर भी हम कभी यह नहीं देखते कि बिखरे हुए कांच के टुकड़े स्वयं जुड़कर फिर से गिलास बन जाएं, या बर्फ स्वयं बिना किसी कारण पिघलने के बजाय फिर से जम जाए। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर एंट्रोपी में छिपा है। समय केवल एक दिशा में इसलिए बहता है क्योंकि एंट्रोपी केवल एक दिशा में बढ़ती है। ब्रह्मांड की शुरुआत अत्यंत कम एंट्रोपी से हुई, एक अत्यंत व्यवस्थित स्थिति से, और तब से अब तक एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। यही एरो ऑफ टाइम है। लेकिन फिर सवाल उठता है, ब्रह्मांड की शुरुआत इतनी कम एंट्रोपी वाली क्यों थी? ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और अभी तक इसका कोई स्पष्ट उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रारंभिक स्थिति केवल एक संयोग थी कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जिसमें शुरुआत विशेष रूप से कम एंट्रोपी वाली हुई। कुछ अन्य मानते हैं कि इससे पहले भी कुछ था, एक और ब्रह्मांड या ब्रह्मांड का कोई पूर्व रूप जो अंततः इस ब्रह्मांड में बदल गया। और कुछ विचार तो ये भी कहते हैं कि समय दोनों दिशाओं में हो सकता है, अर्थात बिग बैंग के दोनों ओर समय बह रहा है, लेकिन दोनों छोरों पर एंट्रोपी कम है और बीच में सबसे ज्यादा। यह विचार हमारे अनुभव की सीमा को चुनौती देता है, क्योंकि हम केवल समय के एक दिशा में जीते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी और दिशा में किसी और प्राणी का अनुभव विपरीत दिशा में हो रहा हो। ऐसे में समय केवल एक मानव अनुभव है, एक मस्तिष्क में गूंजी हुई लहर, न कि ब्रह्मांड की कोई गहन सच्चाई। एक और रोमांचक विचार है कि क्या हम ब्रह्मांड की वास्तविकता को डिजिटल रूप में समझ सकते हैं? क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर की तरह है जो सूचनाओं की प्रक्रिया कर रहा है? कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि भौतिक घटनाएं वास्तव में केवल जानकारी का विनिमय हैं, कण, बल, ऊर्जा, ये सभी सूचनात्मक संरचनाएं हैं। यदि ऐसा है तो हो सकता है कि ब्रह्मांड एक तरह का सिमुलेशन हो, एक गहरी परिकल्पना जिसे हाल के वर्षों में गंभीरता से लिया जाने लगा है। यदि ब्रह्मांड वास्तव में एक सिमुलेशन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह नकली है, बल्कि इसका अर्थ ये हो सकता है कि हमारी वास्तविकता किसी और गहरे और अधिक मौलिक वास्तविकता से उत्पन्न हुई है, एक ऐसी हकीकत जिसमें समय, स्थान, कण, सब कुछ केवल सांकेतिक प्रणाली कोड है। यह विचार केवल कल्पना नहीं है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग और सूचना सिद्धांत से निकले हुए सिद्धांतों पर आधारित है। ब्रायन ग्रीन इस विचार को बहुत संतुलन के साथ प्रस्तुत करते हैं। वह इसे एक संभावनात्मक व्याख्या के रूप में देखते हैं, न कि किसी सनसनीखेज षड्यंत्र के रूप में। उनका उद्देश्य केवल ये दिखाना है कि हमारे पास जो अनुभव है वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता और उसकी जड़ें कहीं गहरे, अधिक अमूर्त स्तर पर हो सकती हैं। इसी क्रम में वह होलोग्राफिक प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि हमारा 3 आयामी ब्रह्मांड वास्तव में एक 2 आयामी सतह पर एन्कोडेड जानकारी का होलोग्राम हो सकता है। जैसे एक क्रेडिट कार्ड पर एक होलोग्राम होता है जो 2 आयामी सतह पर 3 आयामी छवि को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की सारी जानकारी एक ब्रह्मांडीय सीमा पर दर्ज है और हम उस जानकारी का परिणाम हैं। यह विचार सबसे पहले ब्लैक होल के अध्ययन से सामने आया था, क्योंकि ब्लैक होल की जानकारी उसकी सतह पर संग्रहित होती है, न कि उसकी आयतन में। इस विचार से ऐसा लगता है कि भौतिक वास्तविकता उस सीमा पर छपी हुई जानकारी का परिणाम है, यानी हम सब एक भव्य, विशाल होलोग्राम है जिसमें पदार्थ, गति, ऊर्जा सब केवल एक गहरा इल्यूजन है। ब्रायन ग्रीन इसे विज्ञान और दर्शन के मिलन स्थल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां विज्ञान के गणितीय सूत्र हमें एक ऐसे सत्य की ओर ले जाते हैं जो किसी आध्यात्मिक अनुभव जैसा प्रतीत होता है। आखिर में ब्रायन ग्रीन हमें फिर उस मौलिक प्रश्न पर लाते हैं, हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं? उनका उत्तर वैज्ञानिक है लेकिन भावनात्मक भी। हम इस ब्रह्मांड की रचना नहीं हैं, हम स्वयं ये ब्रह्मांड हैं। हम ब्रह्मांड का वह भाग हैं जो स्वयं को समझने का प्रयास कर रहा है। हम तारों की राख हैं जो सोच सकती है, समझ सकती है और प्रश्न पूछ सकती है। ये यात्रा केवल परमाणुओं की नहीं है, ये चेतना की यात्रा है। ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि समय, स्थान, पदार्थ, ऊर्जा, ये सभी केवल एक गहरे, अधिक बुनियादी परत पर चल रही प्रक्रिया के दृश्य रूप हैं। और जब हम इन प्रक्रियाओं को समझते हैं तो हम केवल प्रकृति को नहीं समझते, हम स्वयं को समझते हैं। ये ज्ञान हमें विनम्र बनाता है क्योंकि ये दर्शाता है कि हमारा स्थान कितना छोटा है, लेकिन साथ ही यह प्रेरित करता है क्योंकि हम ब्रह्मांड के उस हिस्से हैं जो सोच सकता है और जो ये जानने को उत्सुक है कि सब कुछ क्यों है और कैसे है। ब्रायन ग्रीन की द फैब्रिक ऑफ द कॉस्मोस केवल विज्ञान की किताब नहीं है, यह एक मानसिक यात्रा है, एक खोज है उस मौलिक संरचना की जो हमारे अस्तित्व की नींव है।
ये हमें तारों की ओर देखने को प्रेरित करती है, लेकिन साथ ही अपने भीतर झांकने को भी कहती है, क्योंकि जो रहस्य ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर भी है।